ईसा मसीह की पैदाइश के 622 साल बाद अरेबिया एक ऐसी जमीन थी जहां तशद्दुद आम था और कोई एक हुकूमत नहीं थी, ना कोई बादशाह, ना कोई कानून। बस एक चीज थी, खून का रिश्ता, कबीला। किसी ने बाजार में गलत बात बोल दी, किसी के ऊंट ने गलत जगह से पानी पिया, और सजा एक ऐसी जंग जो पूरी पीढ़ी तक चल सकती थी। सोचो, अगर एक अकेला डॉक्यूमेंट, एक अकेला अग्रीमेंट इन सब लड़ने वाले कबीलों को दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी फोर्स में बदल सके। सोचो, अगर एक इंसान की समझ इतनी गहरी हो कि वो दुश्मनों को दोस्त बना सके, सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि वादे, रिश्ते और कानून के जरिए। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ये कहानी है उस सियासी आर्किटेक्चर की जिसने 7वीं सदी में दुनिया की तकदीर बदल दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने जो कुछ किया, उसकी गहराई समझने के लिए पहले वो दुनिया समझनी होगी जो उन्होंने पाई। आज की तरह मुल्क और सीमा वाली दुनिया नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया जहां आपका कबीला ही आपकी जिंदगी था। हिजाज में जहां मक्का, मदीना और ताइफ है, कुरैश थे मक्का के राजनेता, औस और खजरज थे यथरिब जो बाद में मदीना बना के दो बड़े कबीले, और छटनों की तरह छोटे छोटे कबीले इनके इरादों से चिपके हुए थे। हर कबीला अपना अलग मुल्क था, अपना सरदार, शेख, अपना कानून, उर्फ, और कुछ महीने थे जब लड़ाई बंद होती थी, लेकिन इसीलिए नहीं कि कोई रहम था, बल्कि इसलिए कि तिजारत करनी थी। मक्का के कुरैश ने अपनी ताकत तिजारत के जरिए बनाई थी। उनके हाथ में था वो बड़ा कारवां रास्ता जो यमन से शुरू होकर सीरिया तक जाता था, और वो काबा के मुहतमिम थे, एक मुकद्दस मकाम जो अरेबिया भर से जायरीन को खींचता था। यहाँ एक बात है जो अक्सर हिस्ट्री में नहीं बताई जाती। उन जमानों में जंग सिर्फ सियासी नहीं थी, जंग एक इकोनॉमिक सिस्टम था। गजवा यानी दुश्मन के ऊंट और माल लूट लेना एक रेगुलर बात थी। ऊंट और घोड़े दौलत थे, लूटिंग से कबीला अपना नुकसान पूरा करता था। नौजवान अपनी बहादुरी साबित करते और सरदार अपनी इज्जत रखते थे। लेकिन हर कामयाब गजवा के बाद बदला जरूरी था, हर खून का हिसाब चुकाना पड़ता था। एक शख्स की गलती पूरे कबीले को दुश्मन बना सकती थी। इस्लामी से पहले की मशहूर मिसाल बसूस की जंग एक ऊंटनी की वजह से 40 साल तक चलती रही। अरेबिया की दो बड़ी सरहदी सल्तनतें, बाइजेंटीन रोमन्स शिमाल मगरिब में और ससानिद पर्शियंस शिमाल मशरिक में, दोनों चाहते थे कि अरेबिया बिखरा रहे। बाइजेंटीन्स ने गस्सानिद कबीलों को पैसा दिया अपने प्रॉक्सी के तौर पर, ससानिद्स ने लखमिद कबीलों को। मुत्तहिद अरेबिया उनके लिए खतरनाक थी, टूटा हुआ अरेबिया उनके लिए काबू में आसान था। लेकिन इस डिलिबरेट टूटेपन का एक उल्टा नतीजा निकला। जब अरेबिया के अंदर से एक यूनिफाइंग फोर्स उठने लगी तो दोनों सल्तनतें बिल्कुल तैयार नहीं थीं उसे रोकने के लिए। साल था 620 ईस्वी। यथरिब शहर में, जो आगे जाके मदीना बना, दो बड़े अरब कबीले औस और खजरज सादियों से लड़ रहे थे। बोआत की जंग कुछ साल पहले बहुत तबाहकुन रही थी। दोनों तरफ थक चुकी थी, और इस थकावट के खाली मैदान में दोनों कबीलों के वकीलें मक्का आए, हज के मौसम में, एक ऐसा इंसान ढूंढने जिस पर दोनों कबीले ट्रस्ट कर सके, एक न्यूट्रल फैसला करने वाला। 620 और 621 ईस्वी में अक़बा के मुकाम पर दोनों कबीलों के छोटे छोटे वफ्द ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। उन्होंने सिर्फ मजहब नहीं देखा, उन्होंने कुछ और देखा, एक ऐसी हस्ती जिसकी अथॉरिटी खानदान या खून के रिश्ते पर नहीं, बल्कि एक नए किस्म के मॉरल अथॉरिटी पर टिकी थी। 622 ईस्वी में अप्रॉक्सीमेटली 75 अफराद ने दूसरी बैयत अक़बा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद किया। ये सिर्फ मजहबी कमिटमेंट नहीं थी, ये एक सियासी दावत थी। वो कह रहे थे, आओ हमारे शहर को संभालो। मदीना पहुंचने के कुछ वक्त बाद हुजूर ने सहीफतुल मदीना जारी किया, जो आज हिस्टोरियंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना कहते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 47 धाराएं थी। 3 तरह के लोग इसमें शामिल थे, मक्का से आए मुस्लिम मुहाजिरीन, मदीना के मुस्लिम अंसार, और सबसे अहम बात, मदीना के यहूदी कबीले बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैजा। इन सब को, मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों को, एक उम्मा का हिस्सा करार दिया गया। ये लफ्ज उम्मा पहले खानदान या मजहब की बुनियाद पर बोला जाता था,
यहाँ हुजूर ने इसे एक नए मतलब में यूज किया, एक ऐसी कम्युनिटी जो सियासी जिम्मेदारी की बुनियाद पर एक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी, एक मुल्क। पहला उसूल, नई कलेक्टिव आइडेंटिटी कबीले से ऊपर। आपका कबीला अभी भी था, लेकिन अब उसकी अथॉरिटी मुतलक नहीं रही, उम्मा उससे ऊपर थी। दूसरा उसूल, दिफा साथ मिलके, चाहे मुस्लिम हो या यहूदी। बाहर से कोई भी हमला हुआ तो सब मिलके लड़ेंगे, लेकिन आपने अपने अंदर के मामले अपने कानून से सुलझाओ, किसी और का कानून आप पर नहीं थोपा जाएगा। तीसरा उसूल, कोई भी मेंबर ग्रुप किसी बाहरी दुश्मन को अपने अंदर के किसी मेंबर के खिलाफ मदद नहीं करेगा, पुरानी दुश्मनियां अब काम नहीं आएंगी। चौथा उसूल, जब भी दो मेंबर ग्रुप्स में झगड़ा हो, मामला अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं थे, वो एक हेड ऑफ स्टेट भी थे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के हिस्टोरियन फ्रेड डॉनर का कहना है कि ये कम्युनिटी थियोलॉजी से ज्यादा एक बिहेवियरल कमिटमेंट पर खड़ी थी, दस्तूर की शरातों पर कमिटमेंट। ये एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था जिसे रूसों ने 11 सदी बाद लिखना था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया, फिर इसको यूज किया। उन जमानों में निकाह सिर्फ दो अफराद का रिश्ता नहीं था, ये दो खानदानों का, दो कबीलों का इत्तेफाक था, खून और रिश्ते से सील्ड। एक पावरफुल इंसान की बेटी का निकाह किसी से करना ऐसा था जैसे एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बनाना। एक एग्रीमेंट तोड़ा जा सकता है, लेकिन खानदानी रिश्ता तोड़ना कल्चरली बहुत मुश्किल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह सिर्फ जाती नहीं थे, वो एक थॉट आउट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के हिस्से थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी, ने सबसे जरूरी सियासी रिश्ते को और मजबूत कर दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर के करीब तरीन साथी और बाद में पहले खलीफा बने। एक ऐसी सोसाइटी में जहां लोग मूवमेंट से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन अपने दामाद के खिलाफ जाना मुश्किल होता है, ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये स्ट्रेटजी थी। इसी तरह हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह, जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी, ने एक और जरूरी रिश्ता बांधा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम से पहले इस मूवमेंट के सबसे सख्त दुश्मनों में से थे। उनके इस्लाम लाने के बाद हुजूर ने उनकी बेवा बेटी से निकाह किया। एक ऐसी सोसाइटी में जहां फैमिली बॉन्ड सबसे गहना होता है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अब सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि फैमिली के मेंबर बन गए। सबसे ज्यादा सियासी सोच वाला निकाह हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा से था, जो रमला बिनते अबी सुफियान थी। सोचो, अबी सुफियान इब्ने हर्ब कुरैश का सबसे बड़ा लीडर था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ताकतवर दुश्मन, जो उहद और खंदक की जंगों में मक्का की फौज का कमांडर रहा, और उम्मे हबीबा उसकी बेटी थी। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और अपने पहले शोहर के साथ हबशा हिजरत कर गई थी। फिर उनका शोहर ईसाई हो गया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। वो एक अजनबी मुल्क में अकेली, कबीले के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर थी। हुजूर ने हबशा के बादशाह नज्जाशी के जरिए निकाह का पैगाम भेजा। नज्जाशी ने खुद निकाह किया। अब सोचो क्या हुआ। अबी सुफियान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन, उनका ससुर बन गया। एक ऐसी कल्चर में जहां फैमिली इज्जत सबसे बड़ी होती है, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। जब 630 ईस्वी में मक्का फतह हुआ, अबी सुफियान इस्लाम ले आया और सब कुछ खत्म हो गया। 627 ईस्वी में बनु मुस्तलिक के खिलाफ एक्सपेडिशन में मुस्लिम फौज कैदियां ले आई, जिसमें जुवैरिया बिनते हारिस थी, कबीले के सरदार की बेटी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह किया, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फौरन समझ लिया, ये अब हुजूर की फैमिली की मेंबर हैं। उन्होंने बनु मुस्तलिक के तमाम कैदियां बिना फिदिया लिए आजाद कर दिए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, कोई औरत अपने कबीले के लिए जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से ज्यादा बरकत वाली साबित नहीं हुई। एक निकाह से पूरा कबीला कैदी से दोस्त बन गया। 7वीं सदी का अरेबिया दो जबरदस्त सल्तनतों के साए में था। बाइजेंटाइन यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल से एनाटोलिया, सीरिया और इजिप्ट तक हुकूमत करता था। ससैनिड पर्शियन सल्तनत मेसोपोटामिया और ईरान पर काबिज थी। इन दोनों ने पूरी पिछली सदी एक दूसरे से लड़ने में बर्बाद कर दी थी। एक ऐसी जंग जो हिस्टोरियंस के मुताबिक दोनों को इतना थका गई कि इस्लामी फुतूहात उनके लिए रास्ता खुल गया। मदीना की नई इस्लामिक स्टेट के पास एक अजीबोगरीब लेकिन काम करने वाला इंटेलिजेंस सिस्टम था।
तिजारत का रास्ता ही खबर का रास्ता था। दमिश्क से आने वाले ताजिर बिजंतीन फौज की खबरें लाते, यूफ्रेट्स के ताजिर ससानिद दरबार की अंधेरी खबरें लाते। अरेबिया की शिमाल सरहद के कबीले बिजंतीन और ससानिद के दोनों तरफ किसी के पक्के वफादार नहीं थे, मौका देखते थे, और ऐसे लोग जब ढंग से मिलाए जाएं खबर देने वाले भी बन जाते हैं। 628 ईस्वी से जब मक्का की तरफ का मामला हुदैबिया की सुलह से सेटल हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर के राजनेताओं को भी पैगामात भेजने शुरू किए। इस्लामिक रिवायत में है कि बिजंतीन बादशाह हेराक्लियस, ससानिद बादशाह खुसरो, हबशा के नजाशी, मिस्र के हाकिम और दूसरों को खतूत भेजे गए। इबारत की ऑथेंटिसिटी पर उलमा में बहस है, लेकिन खुद ये डिप्लोमेटिक आउटरीच कई मुस्तकिल चेन से मज़कूर है। मतलब साफ था, अंदर से फरागत हो गई थी, अब बाहर देखने का वक्त आ गया था। इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में जंगे बदर को नहीं भूलना। मार्च 624 ईस्वी में रफली 300 मुस्लिम फौजियों ने बदर के कुओं पर मक्का की रफली 900 की फौज का सामना किया। मुस्लिम फतेह कंप्लीट थी। लगभग 70 कुरैशी रहनुमा मारे गए, जिसमें अबू जहल भी था, कुरैश का सबसे ताकतवर लीडर। अरब ट्राइबल साइकोलॉजी में ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये इज्जत की तबाही थी। पूरे अरेबिया में कबीलों के सरदार देख रहे थे। अब ये कैलकुलेशन मुश्किल हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन फेल हो जाएगा और दूरी से दूर रहना बेहतर है। बद्र ने मिलिट्री ताकत जाहिर की, हुदैबिया ने एक और किस्म की गहराई जाहिर की। 628 ईस्वी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रॉक्सीमेटली 1400 साथियों के साथ मक्का की तरफ निकले, जंग के लिए नहीं, उम्रे के लिए। कुरैश ने रास्ता रोका और सुलह की बात चलाई। नतीजा एक 10 साला नॉन एग्रेशन सुलह। ऊपरी तौर पर देखने में शराइतें मुसलमानों के लिए ज्यादा अच्छी नहीं लगी। इस साल मक्का में दाखिल नहीं होंगे, जो मक्का से मुस्लिम होकर आए उन्हें वापस कर दिया जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये बेइज्जती क्यों कबूल करें? लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और देख रहे थे। पहली बात, कुरैश ने पहली बार मदीना की इस्लामिक स्टेट को एक बराबर का सियासी वजूद तस्लीम किया, एक अग्रीमेंट में। दूसरी बात, शिमाल और दूसरे कबीलों की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए हाथ खुले गए। कुरान ने इस सुलह को फतह मुबीन यानी वाज़ेह फतह कहा, सूरह अल फतह में। 2 साल में कुरैश ने सुलह तोड़ दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कानूनी आधार मिल गया। 630 ईस्वी में मक्का फतह हुआ, बिना किसी बड़ी खूनरेजी के। जून 632 ईस्वी में जब हुजूर का इंतकाल हुआ, वो कम्युनिटी जो मदीना में मुश्किल से जिंदा रही थी, अब पूरे अरेबिया का ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करती थी। किसी एक बड़ी जंग की वजह से नहीं, 10 सालों की डिप्लोमेसी, सुलह, रूहों के जरिए निकाह और महदूद मिलिट्री फोर्स से। तारीखी रिकॉर्ड में 80 से ज्यादा मिलिट्री एक्सपीडिशंस हैं, लेकिन कबीले ज्यादातर बिना लड़ाई के साथ आए। पैटर्न साफ है, पहले डिप्लोमेटिक मिशन, फिर इत्तेफाक की पेशकश और सिर्फ आखिर में फौज। और जब कबीले शामिल हुए, उन्हें तबाह नहीं किया बल्कि इंटीग्रेट किया गया। आगे की फतूहात की रफ्तार हैरत अंगेज है। इराक 1 दहाई में फतह हुआ, इजिप्ट, सीरिया और ईरान 2 दहाई में। ये सिर्फ मिलिट्री जीनियस की वजह से नहीं था, ये एक ऐसी गवर्नेंस मॉडल की वजह से था जो फतहशुदा अवाम को अपने अंदर समा सकती थी। जिम्मी सिस्टम, जिसमें ईसाई, यहूदी और ज़ोरास्ट्रियन अपनी मजहबी जिंदगी और अंदर का निज़ाम कायम रख सकते थे टैक्स देने की शराइत पर। वही मदीना का दस्तूर था, सिर्फ बड़े पैमाने पर। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 632 ईस्वी में पहले खलीफा बने, उन्होंने एक मुकम्मल स्टेट इनहेरिट की। यमन और बहरीन में गवर्नर्स, एक ज़कात और टैक्स सिस्टम और एक कानून की बुनियाद के झगड़ों को कुरान और सुन्ना की रोशनी में सुलझाया जाए। यहीं से इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, फिक की बुनियाद पड़ी। स्कॉलर माजिद खद्दूरी का कहना है कि क्लासिकल इस्लामिक इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी थ्योरी सीधा मदीना के इस दौर से आती है। दुनिया को दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब और दारुल अहद में तकसीम करना, ये दस्तूर मदीना की सोच का ही एक्सटेंशन था। ऑटोमन सल्तनत का मिलेट सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ मजहब के लोग अपनी अपनी कम्युनिटी गवर्नेंस के साथ रहते थे, वो भी इसी मॉडल से इल्हाम लिए हुए था। मदीना में जो प्रॉब्लम हुजूर ने सॉल्व की, वो फंडामेंटली एक मजहबी प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक गवर्नेंस प्रॉब्लम थी। जब कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो और सब एक दूसरे के दुश्मन हो, तब एक स्टेबल सोसाइटी कैसे बनाओ?
पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स इसे अनार्किक एनवायरनमेंट में कलेक्टिव एक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। जो सॉल्यूशंस मदीना में आए वो आज भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एक्सपर्ट्स में पहचाने जाते हैं। पावर शेयरिंग, दस्तूर ने मल्टीपल कम्युनिटीज को गारंटीड राइट्स दिए। दुश्मनों को इंटीग्रेट करना, निकाह और सुलह के जरिए दुश्मनों को तबाह नहीं किया बल्कि उन्हें सिस्टम में शामिल किया ताकि ऑपोजिशन की ताकत घटे। सीक्वेंसिंग, पहले अंदर का हाउस ऑर्डर करो फिर बाहर जाओ, ये एक उसूल है जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की बर्बादी और कामयाबी का फर्क करता है। और एक नई शेयर्ड आइडेंटिटी बनाना, उम्मा जो कबीले से ऊपर हो लेकिन उसे खत्म न करे। हम रोमांटिसाइज नहीं कर रहे हैं। मदीना के दौर में कुछ एपिसोड्स बहुत दर्दनाक भी हैं। बनु कुरैज़ा का किस्सा सबसे मुश्किल है, जिसे हिस्टोरियंस और मुस्लिम उलमा दोनों सीरियस मॉरल और तारीखी गहराई से एग्जामिन करते हैं। हिस्ट्री में क्लीन हीरोज नहीं मिलते हैं वो इंसान जो नामुमकिन हालात में रास्ते ढूंढते हैं। 622 ईस्वी में एक शख्सियत मदीना पहुंची, तकरीबन 70 साथियों के साथ। कोई फौज नहीं, कोई खजाना नहीं, कोई सरकारी ओहदा नहीं, अपने शहर से निकाली गई थी। कबीले की नजर में ये इंसान एक तारीख की पन्नों में खो जाने वाला एक नाकाम मजहबी रहनुमा होना चाहिए था। जो हुआ वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी सियासी ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। सिर्फ मौजज़ों की वजह से नहीं बल्कि एक ऐसी सियासी समझ की वजह से जो ह्यूमन साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग को एक साथ मिला सकती थी। दस्तूर मदीना, वो रिश्तेदारियां जो दुश्मनों को घर वाला बना गई, वो सुलह जो हारने जैसी लगी लेकिन जीत थी। ये सब किसी ऐसी हस्ती के एक्शंस थे जिसने एक चीज गहराई से समझी थी कि ताकत सिर्फ छीनी नहीं जाती, बनाई जाती है। और जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मजबूत होता है वो होता है जिसमें पुराने दुश्मन भी अपना हिस्सा महसूस करें। 7वीं सदी बहुत दूर है, दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन वो सवाल जो उसने उठाए, मुख्तलिफ लोगों में ट्रस्ट कैसे बनाऊं, टूटे हुए समाज को एक सियासी वहदात में कैसे बदलूं, ये सवाल आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने हिजाज में 1400 साल पहले थे।